एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पैशन फॉर एन एजुकेशन। तो अगेन हम आपके सामने आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर। ओके, एंड द टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इसलिए मैंने बोला बिकॉज हमारा जो चैप्टर फर्दर है वो इस टॉपिक पे बेस्ड है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो ध्यान से समझना। ओके, तो आपको जो फर्दर चैप्टर है वो अपने आप इजीली समझ आएगा। सो टॉपिक का नाम है एज यू गाइस कैन सी ओम्स लॉ। ओके, तो अभी हम ओम्स लॉ को समझते हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, जो अब ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने अच्छे से किया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लग गया। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं देन व्हाट हैपेंस। अच्छा, पहले सोचो कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब क्या होगा। सो एज आई एक्सप्लेन्ड देयर आर टू पोल्स गाइस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो दो पोल्स बनाने का मतलब यही रहता है कि एक पे हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई कर दी और दूसरे पे कम कर दी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, ओके। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब है कि हमने ये डिफरेंस को बहुत बड़ा कर दिया। ठीक है, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक पोल पे 10 थी और दूसरे पे 1 थी। अभी हमने डिफरेंस बढ़ा दिया है, हमने एक पोल पे 20 कर दी, दूसरे पे 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो डिफरेंस बढ़ गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई देन व्हाट विल हैपन कि अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए हैं। क्लियर। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे गाइस तो क्या होएगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज बढ़ गया यानी कि Q ज्यादा हो गया सो क्लियरली करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। देन इन सभी चीजों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल के बढ़ने से जो है करंट भी इंक्रीज कर रहा है। सो व्हाट कैन आई से कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, V is directly proportional to I। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने से करंट की वैल्यू भी गाइस ज्यादा होगी। ठीक है, रिपीट कर लें कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया यानी कि एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई कर दी, एक जगह कम कर दी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने से क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा और चार्ज के ज्यादा होने से करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो इसी को हम बोलते हैं गाइस ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर ये चेंज ना हो। ठीक है, अब ये चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए इसके बारे में हम फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि इनके चेंज होने से क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, अब जैसा हमने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब है कि जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी I की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, कैसे, लेट्स से V20 है तो करंट हमारा क्या है, मान लो 10 है, तो अगर ये 30 है तो ये 20 हो रहा है, अगर ये 40 है तो ये 30 हो रहा है। मतलब जैसे जैसे V की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे I की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड ओहम्स लॉ गाइस। तो अभी हमें ओहम्स लॉ के बारे में पता लग गया। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट हल्की सी पता लग गई। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे सो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे उस कांस्टेंट की वैल्यू है R। R को हम बोलते हैं गाइस रेजिस्टेंस।
ओके, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो बेसिकली आई को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। वी कैन से R is defined as the ratio of potential applied to the current flowing through the circuit। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर? अब फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, याद करने के लिए एक इजी सा ट्रिक है। ओके, तो जैसे हमारा ब्रो है, ब्रो, राइट, एवरीवन इज हैविंग ब्रो। तो ब्रो को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्रो को हम हिंदी में बोलते हैं भाई बोल देते हैं, या फिर सलमान खान की एक फिल्म आई थी जो फ्लॉप सी हो गई थी, क्या नाम था उसका? वीर, राइट, वीर बोल देते हैं। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको आप वीर करके याद कर सकते हो। इट्स सिंपल ए टू मेमोरी, जिससे आपको ये फॉर्मूला भूलेगा नहीं। क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। अभी हम आगे बात करते हैं। सो आगे जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस, व्हाट एक्चुअली रेजिस्टेंस इज। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनवर्स दो चीजें होती हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या एक साथ कम हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे सिंपल सी बात, आपकी एज और आपका एक्सपीरियंस, एज एक्सपीरियंस किसके साथ आता है? एक्सपीरियंस एज के साथ आता है। तो जैसे जैसे हमारी एज ग्रो करती है, वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस भी ग्रो करता है। तो दोनों चीजें क्या हुई? दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पे भी V और I, ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि R इज V ओवर I, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। इनवर्सली का मतलब है कि अगर V की वैल्यू अगर I की वैल्यू ज्यादा होगी तो R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू गाइस कम होगी। या हम कहें कि अगर R ज्यादा है तो I कम होगा। गाइस, जैसे हम बात कर रहे थे कि यूनिट की बात करते हैं। अब जब मैंने बताया था कि जब भी आपने किसी भी यूनिट को डिफाइन करना है तो हम क्या करते थे? सब कुछ यूनिटी का मतलब 1 कर देते थे। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? बोलो, पोटेंशियल का यूनिट इज वोल्ट। अच्छे से किया था हमने लास्ट क्लास में। करंट का यूनिट एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का गाइस यूनिट होता है ओहम। ठीक है, तो अभी हम सिंबल की बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वोल्ट का सिंबल V होता है, एम्पियर का सिंबल A होता है, तो ओहम का सिंबल होता है ये। तो इसको देख के आपको एक कार्टून कैरेक्टर याद आ रहा होगा, ऑसवर्ल्ड। आया करता था ना छोटे टाइम, जब हम छोटे होते थे, ऑसवर्ल्ड वीनी नोडी वाला, है ना, उस टाइम पे आता था। तो बिल्कुल ऐसा होता था वो देखने में, बस यहाँ पे आंखें लगानी है ना। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये यहां से हमें पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस करंट को गाइस कम कर रहा है। अब यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को क्यों कम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसी कौन सी चीज है जो करंट को कम कर रही है और वो कहां से आती है। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस हमारे सिलेबस का। तो अभी हम बात करते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की, कि ऐसा कौन सी चीज है जो रेजिस्टेंस को कम कर रही है, जिसके कारण रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, जो करंट को कम कर रही है। तो उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। देखो, जनरली हम बात कर रहे हैं बच्चों कंडक्टर्स की। तो हमने लोअर क्लास में भी पढ़ा, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। जैसे हमारी मेटल से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। ठीक है, तो वो कंडक्टर्स हैं। रबर एटसेट्रा, ग्लास हो गया तो वो इंसुलेटर्स हैं जो कंडक्ट नहीं करते, जैसे प्लास्टिक हो गया। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स में भी हम आगे चलते हैं। कंडक्टर्स में जनरली आप बात करते हैं
मेटल्स की, क्योंकि जनरली कंडक्टर्स कौन होते हैं बच्चों? कंडक्टर जनरली मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स की बात करते हैं। अब मेटल्स में क्या होता है? हमने बहुत सारे मेटल्स लर्न की, जैसे सोडियम मेटल है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, जिंक है, जिनके नाम आपने बहुत सुन रखे होंगे। तो ये जो इतनी सारी मेटल्स हैं, इनमें एक चीज होती है, वो होती है गाइस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज है? तो देखो, जैसे कोई भी एटम है हमारे पास, अब हमें पता है, हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन की थी कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है ना, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं। ओके, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब जो आउटर मोस्ट, जो सबसे लास्ट वाली शेल होती है ना गाइस, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिनकी काउंटिंग 1, 2 या 3 रहती है, क्योंकि मेटल्स जनरली होती हैं जिनमें आउटर मोस्ट 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं फ्रीली, ठीक है। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं कि मैंने ना किसी मेटल को टच किया, मान लो आपने कोई आयरन की रॉड लगाई, ठीक है ना, रॉड को उठाया आपने, तो क्या आपको करंट लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इलेक्ट्रॉन्स तो है उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अभी हमने बात की, और वो घूम भी रहे हैं, फिर भी हमें करंट नहीं लग रहा। उसमें करंट इसलिए नहीं लग रहा गाइस, क्योंकि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मूविंग इन अ रैंडम पाथ, वो रैंडम इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं मेटल के साथ, ठीक है, तो क्या होता है कि वो सभी इलेक्ट्रॉन्स फिर एक डायरेक्शन में आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमने सेल और बैटरी लगाई, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में, जैसे आपको दिख रहा है, एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से लर्न कर सकते हैं। मान लो कि हम ना स्कूल में है, ठीक है ना, वैसे तो अभी स्कूल बंद है लॉकडाउन के कारण, तो लेट अस सपोज कि स्कूल में हो, है ना। तो स्कूल में आप अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में आप सभी क्लास को बुलाया गया कि आपने दूसरे रूम में शिफ्ट होना है, ओके, और कोई भी टीचर आपको गाइड करने के लिए नहीं है वहां पे, और वो क्लास अभी दूर है, ठीक है। तो आप सभी रास्ते में जा रहे हो, तो रास्ते में कैसे जाते हो? याद है, मस्तियां कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर, है ना, किसी ने एक के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, किसी ने दूसरे के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, बातें करते हुए जा रहे हैं, मस्ती में जा रहे हैं, यानी कि रेंडमली जा रहे हैं कहीं भी, ठीक है। और अब सपोज करो कि सामने से प्रिंसिपल आ रहा है, तो अब क्या होएगा? दहशत का माहौल हो गया, है ना। अब क्या होगा? सभी एक लाइन में हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल में सबसे पहला रूल क्या होता है कि मूव इन अ लाइन, सभी ने लाइन में चलना है। तो क्या होगा? सभी एक लाइन में जाने लग गए, है ना। तो वो एक लाइन में जाने से क्या हुआ? एक डायरेक्शन मिल गई सभी को। पहले क्या था, जा तो वही रहे थे, बट रैंडम कहीं भी जा रहे थे, नाचते हुए, घूमते हुए, है ना, अपनी मस्ती से, अपने टाइम के साथ। तो अभी क्या हुआ? जैसे प्रिंसिपल आया तो एक डायरेक्शन में हो गए सारे। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, बट जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वैसे हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, आप समझो कि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो वो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लग गए, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में मूव करने से क्या हुआ कि अभी फ्लो एक डायरेक्शन में हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? करंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहां से आई? ये रेजिस्टेंस क्या चीज है? ये तो हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग गए, तो हमें पता लग गया कि करंट क्यों आया, बट हमें अभी तक ये नहीं पता लगा कि रेजिस्टेंस क्यों आई। तो इलेक्ट्रॉन्स गाइस कहां से निकले थे? इलेक्ट्रॉन्स निकले थे एटम से। तो जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? याद है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी कि नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चला गया उसका। तो क्या बन गया? वो पॉजिटिव कैटायन बन गया, ठीक है ना। ओके, पुसी कैट, पुसी मींस पॉजिटिव, कैट मींस कैटायन। तो आप इजीली याद रख सकते हो कि कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है ना।
ओके, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कई बार क्या होता था कैटायन एनायन में हमें कंफ्यूजन होती थी कि कौन सा एनायन है, कौन सा नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव। तो आप इजीली याद रखो बस एक वर्ड जिसका नाम है पुसी कैट। सो पुसी मीन्स पॉजिटिव एंड कैट मीन्स कैटायन। तो कैटायन पे कौन सा चार्ज रहता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ अभी कि इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज तो बाहर निकल गया, अब पीछे क्या बचे? पॉजिटिव आयंस बचे। तो होता क्या है गाइस कि जैसे ही ये हमारे पॉजिटिव आयंस है और ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव आयंस से इलेक्ट्रॉन्स टकराता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड को रोक देता है, वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को रोक देता है। अब इलेक्ट्रॉन का रुकना मतलब उसकी स्पीड का रुकना यानी कि उसका रेट का कम होना, कि किस रेट से वो चल रहा था, अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में। तो अगर उसका रेट कम हो गया तो इसका मतलब क्या कम हो गया? करंट कम हो गया। और यही रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे जो करंट को डिक्रीज करती है। ओके गाइस, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जिसके कारण जो है रेजिस्टेंस आती है। क्यों आती है? ड्यू टू पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस मूविंग इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन के कारण ही हमारे पास क्या होती है? ये रेजिस्टेंस आती है। उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ओम्स लॉ काफी क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ओम्स लॉ का, तो जैसा हमने पढ़ा कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ आएगा इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि v के साथ i क्या करेगा? इंक्रीज। तो ये क्या होएगा? एक स्ट्रेट लाइन होएगा, ठीक है, क्लियर। और ग्राफ के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज लेनी हो तो हम हमेशा स्लोप निकालते हैं गाइस। क्या निकालते हैं? स्लोप। और स्लोप हमारी क्या होती है? स्लोप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसको हम tan बोलते हैं, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ोगे। तो हमने क्या किया? इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां भी कर दिया। सो क्लियरली ये क्या आ गया हमारा? पोटेंशियल। ये क्या आ गया हमारा? ये करंट आ गया। ये हमारा करंट की वैल्यू आ गई, जिसको मैंने I1 बोल दिया, ठीक है। I1 मीन्स करंट, ये करंट आ गया कॉरस्पॉन्डिंग। और ये क्या आ गया? ये हमारा पोटेंशियल आ गया। तो मैंने क्या बताया? ये मान लो एंगल थीटा है हमारा, सो इट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप है वो क्या होती है? हमेशा करंट अपॉन रेजिस्टेंस, सॉरी करंट अपॉन पोटेंशियल के इक्वल होती है। अब हमने पढ़ा था कि R क्या होता है हमारा? V ओवर I, है ना, अभी पढ़ा हमने ओम्स लॉ में। और ये इसका उल्टा आ रहा है, सो वी कैन राइट एज 1/R, ठीक है। तो इसकी स्लोप जो है वो हमें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताती है, जिसको हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ, ठीक है। तो आई होप आपको ओम्स लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वही बात आ गई, आपने कहा था सर हम तो साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वो तो आपने करवाया नहीं। तो गाइस अभी हम ओम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें आपको क्लियर होएगा कि ओम्स लॉ एक्चुअल में कैसे फॉलो हो रहा है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ओम्स लॉ के करेंगे वेरिफिकेशन। हेलो गाइस, तो अब हम करने जा रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो अभी आपके सामने है बैटरी एलिमिनेटर। तो ये जो बैटरी एलिमिनेटर है गाइस, यू कैन सी कि यहाँ से हम 0 से लेके 12 वोल्ट तक की जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी इंक्रीज्ड इन दिस वे, ठीक है। तो 0 से लेके 12 वोल्ट तक की पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ओके। एंड हियर आई एम हैविंग एन एमीटर, ठीक है, जिसकी रेंजिंग आप देख सकते हो 0 से लेके 5 एम्पियर तक जा रही है। इनके अक्रॉस में गाइस मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी डिवाइस जो आपको दिख रही है, सो दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस गाइस। मतलब ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी ये एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ कि बैटरी का जो पॉजिटिव है, सो एज यू कैन सी, तो ये रेजिस्टेंस से होता हुआ इट इज कनेक्टेड टू द
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एमीटर, ठीक है। और एमीटर का जो नेगेटिव है तो जैसे आपको दिख रहा है तो वो बैटरी के नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ठीक है गाइस। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तो एज यू सी कि एमीटर के नेगेटिव को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट सर्किट है, ठीक है गाइस। तो अभी मैंने यहाँ पे एक पेपर रखा है, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है 2 रीडिंग्स में आपको लेकर दिखाऊंगा पोटेंशियल और करंट की। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस अक्रॉस हमने लगाया है वो ऑलमोस्ट 10 ओहम के करीब है, और ये जो वायर होती हैं इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है गाइस, वो डिटेक्ट नहीं होएगा इसमें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 10 ओहम के करीब आनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज रखी हैं, V1 ओवर I1, V2 ओवर I2। मीन्स हम 2 रीडिंग्स लेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होएगा कि जो हमारी वैल्यू है वो 10 ओहम के नज़दीक आनी चाहिए, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस 10 ओहम कनेक्ट की है। तो पोटेंशियल की जो मैं 2 वैल्यूज ले रहा हूँ वो 2 वोल्ट रहेगी और एक रहेगी 4 वोल्ट। तो सबसे पहले 2 वोल्ट की रीडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम ऑन करते हैं बैटरी एलिमिनेटर को, ठीक है। तो अभी मैं 2 वोल्ट रीडिंग कर रहा हूँ इसकी। नाउ यू सी दैट रीडिंग ऑफ एमीटर, तो वो 2 डिजिट्स आ रही है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, तो 2 डिजिट्स का मतलब क्या है, इसको पढ़ना भी सीखिए गाइस। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 0 से लेके 1 तक हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, 10 डिजिट्स का मतलब क्या है, 10 डिजिट्स का मतलब है 1 एम्पियर। तो 1 डिजिट का मतलब कितना हुआ, 1/10 एम्पियर, जिसको हम 0.1 एम्पियर बोलेंगे। तो कितने डिजिट आए थे अभी, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट्स मतलब 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितनी रीडिंग आई हमारी, 0.2 एम्पियर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो यू कैन सी कि हमारे पास 10 ओहम आ गया गाइस। क्लियर। तो अभी यही हम 4 वोल्ट के साथ करेंगे। तो अभी मैं जो है इसकी वैल्यू गाइस 4 वोल्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए, ये इसकी वैल्यू 4 वोल्ट हुई। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे अभी 4 डिजिट्स आ रही हैं गाइस। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि अभी हमारी रीडिंग कितनी होगी, तो 1 डिजिट की रीडिंग है 0.1, तो 4 डिजिट की होएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, सो इट कम्स आउट टू बी 0.4 एम्पियर। और अगर हम कटिंग करें सो इट इज 10 ओहम अगेन। सो नाउ वी नो कि जो पोटेंशियल और करंट की रेशो है वो हमेशा फिक्स रही, दैट इज इक्वल टू 10 ओम, जो थी सर्किट की रेजिस्टेंस। सो यही ओम्स लॉ है कि V और I की जो रेशो है वो हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल रहती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया, ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन आ गई। तो जल्दी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।